Good morning, students. Yes, in this we will start a new chapter, that is chapter number 6 of Geography, Manufacturing Industries. So student, it's a very important chapter और यहाँ से 3 mark question, 5 mark question प्लस मैप बेस्ड questions, हर टाइप के क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से आएंगे. सो इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. कंसेप्ट आपको समझना है. जस्ट आपको एक जस्ट लाइक एज अ स्टोरी आपको चलना है. आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So our chapter is manufacturing industry. First of all you should know the meaning of manufacturing industry. देखिए manufacturing industry क्या होता है. Industries means जो आपकी secondary sector होते हैं. As you all know there are 3 sector: primary sector, secondary sector and tertiary sector. In primary sector all activities are directly और indirectly related to nature. जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है, फिशिंग, माइनिंग, वो सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं जो नेचर से रिलेटेड होती है. एंड सेकेंडरी सेक्टर हमारा कौन सा होता है. सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं. हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है. और थर्ड हमारा होता है टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर मीन्स जो आपका सर्विस सेक्टर होता है, जहाँ पे किसी चीज़ की प्रोडक्शन या कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जहाँ पे जस्ट सर्विसेज जो है सप्लाई होती है. लाइक आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस है, ठीक है. तो आपके इंटरनेट फैसिलिटीज़, ये सारी बैंकिंग, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी, दिस ऑल आर द सर्विस सेक्टर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ पे जस्ट आपको सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है. वो हमारा होता है टर्सरी सेक्टर. बट हमें प्राइमरी या टर्सरी सेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करना है. आवर टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या. सो डियर स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं. ओके, वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. लाइक यू कैन ऑल्सो से दैट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. ओके, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब देखो ये क्लियर कैसे होगा एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, लाइक एक फार्मर है जो क्या करता है, फार्मर शुगर केन ग्रो करता है, ठीक है. अब वो शुगर केन ग्रो करता है, शुगर केन को, अब शुगर केन की जो है इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी अगर वो मार्केट में लेके उसको जाता है. मीन्स जो मिल होती हैं शुगर मिल्स, वहाँ पे उनको लेके जाएगा तो वो उसको मे बी इतनी वैल्यू उसको नहीं मिलती उस शुगर केन की. बट जब वो शुगर केन मिल में जाता है, शुगर मिल में जाता है, और वहाँ पे जाके वो शुगर में उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, जैगरी में कन्वर्ट किया जाता है, विनेगर में कन्वर्ट किया जाता है. मीन्स शुगर केन जो एक रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस करके, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको एक फिनिश्ड गुड में चेंज कर दिया जाता है. उसको एक जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है. वो हमारे होती है मैन्युफैक्चरिंग. हमने शुगर केन को किस में चेंज किया, शुगर में चेंज किया, जैगरी में चेंज किया, उसके बाद हमने उसको विनेगर में चेंज किया. जस्ट लाइक विद द एग्जाम्पल ऑफ कॉटन ऑल्सो. कॉटन जो हमारा एक एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, उस कॉटन को जब हम किसी भी यॉन में, किसी थ्रेड में या किसी भी क्लॉथ में चेंज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में चेंज करते हैं, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है. जहाँ हमने एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस्ड करके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया. तो कॉटन से क्लॉथ, शुगर केन से शुगर, लाइक टी लीव से टी बनना, ठीक है. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, हम उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं. ओके, तो कॉटन का इतना अच्छा प्राइस नहीं होता जितने की रेडीमेड गारमेंट का होता है. एज यू ऑल नो वेरी वेल कि अगर वहाँ पे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आपको 5000 भी बोलते हैं रेडीमेड गारमेंट के लिए, आप 5000 उसको दे के आ जाते हो, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करते. बट जब एक फार्मर अपनी कॉटन को फैक्ट्री में या कहीं भी मार्केट में लेके जाता है तो वहाँ पे उसको लो टू जितना वो लो दे सकते हैं मार्केट वाले प्राइस, उतना लो फार्मर को देते हैं. क्योंकि वहाँ पे वो उनसे
से क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा वैल्यूएबल जो है नहीं माना जाता, जितना कि उसी रॉ मटेरियल को जब हम फाइनल गुड में चेंज करते हैं, उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करके उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मोर वैल्यूएबल बन जाता है, और उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो मीनिंग है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब जब ये मैन्युफैक्चरिंग किसी इंडस्ट्री में की जाएंगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है। लाइक शुगर केन, जो शुगर केन को जो हम जहाँ पे हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं वो कहाँ पे करेंगे, किसी घर पे तो नहीं करेंगे ना, तो इंडस्ट्री में ही करेंगे, तो उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक बहुत और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड हो सकते हैं। लाइक आपका जितनी भी बेकरीज वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, आपकी कार इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब जो है इन्हीं का एग्जांपल्स है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में फॉलो होती है, सेकेंडरी सेक्टर में। सो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, उसकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड also very important question, what are the importance of manufacturing? ओके, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। इट्स अ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंट्री की बैकबोन कैसे होती है, या कंट्री के डेवलपमेंट की बैकबोन कैसे होती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी डेवलपमेंट का बैकबोन कैसे होगा। एज यू ऑल नो 3 सेक्टर आपको अभी अभी मैंने डिस्कस किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, वो बैकबोन क्यों होती है डेवलपमेंट की, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को भी ग्रो अप करता है और टर्सरी सेक्टर को भी ग्रो अप करता है। ठीक है, हाउ, कैसे करेगा ग्रो अप, लाइक आपका जैसे कॉटन है, ठीक है, आप कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है, प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। ओके, जब हम उस जो रॉ मटेरियल कॉटन है उसकी एज यू ऑल नो प्राइस अच्छा नहीं मिलता, बट उसको हमें फाइनल गुड में या फिनिश्ड गुड में चेंज करने के लिए हम किसी न किसी फैक्ट्री में लेके जाएंगे ना उसको। अब फैक्ट्री में ले जाने के लिए क्या करेंगे, हमें ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत होगी। मीन्स क्या है, प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे वो कॉटन ग्रो हो रही है, ओके, उस प्राइमरी सेक्टर को भी पुशअप कर रहा है, उस प्राइमरी सेक्टर को भी जो है ग्रो अप करने में हेल्प कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर। और क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, दूसरे लोगों से कनेक्शन के लिए, नेटवर्किंग के लिए उसको जो है कम्युनिकेशन मोड भी चाहिए, तो मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी जो है एक तरह से ग्रो अप हो रही हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी ग्रो अप होती हैं। मीन्स क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज टर्सरी सेक्टर दोनों के ही डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब देखो, अगर आपकी एग्रीकल्चर नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। मैन्युफैक्चरिंग ये तो नहीं कि हमने इंडस्ट्रीज़ लगा दी बट आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आप इंडस्ट्रीज़ को कैसे रन करोगे। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर भी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी चाहिए, प्लस हमें टर्सरी सेक्टर की भी नीड होती है, वो उसका भी ग्रो अप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलपमेंट की बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि वो तीनों ही सेक्टर्स का जो है इक्वली डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप इसको पैराग्राफ फॉर्म की बजाय अगर आप इसको पॉइंट्स फॉर्म में, हेडिंग्स फॉर्म में आप अटेम्प्ट करते हो, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ओके, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या आती है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग। हाउ इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या करती है, इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ये लोगों की एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करेगी, जब देखिए लाइक आपके कोई पर्सन है जो टोमेटो की एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, अब वो टोमेटो जब सेल करता है मार्केट में जाके तो उसको उसका प्राइस बहुत कम मिलता है। ओके, बट जब वो पर्सन ये डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे टोमेटो सेल नहीं करना है, मैं तो केचप बनाऊंगा, ठीक है, तो वो केचप बना के, टोमेटो केचप एज यू ऑल नो वेरी वेल, तो वो टोमेटो केचप बना के उसको सेल करना स्टार्ट कर देता है। अब जो प्राइस उसको टोमेटो के लिए मिल रहा था उससे डबल से भी ज़्यादा उसको केचप के लिए मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो मीन्स
मीन्स क्या हुआ, एग्रीकल्चर से उसकी डिपेंडेंसी क्या हुई, रिड्यूस हुई, और उसने क्या किया, अपनी इनकम का एक न्यू सोर्स जो है वो अरेंज कर लिया। मीन्स क्या हुआ, अब उसको, अब देखो जब वो कैचअप बनाएगा तो आगे आगे जैसे उसका बिजनेस ये एक्सपेंड होगा तो वो अकेला तो हैंडल नहीं करेगा ना, उसको कोई किसी न किसी पर्सन की नीड होगी हेल्प के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, बाकी लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। सो इससे क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। सेकंड इसका क्या हो सकता है, सेकंड जैसे आप सेकंड जो आप हम इनकी हेडिंग बना सकते हैं, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और यू कैन ऑल्सो मेक द हेडिंग दैट इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज करता है। हाउ, देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ओके, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट की इरेडिकेशन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। देखिए अगर आप पॉवर्टी दूर करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमें भगाना है, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो करनी ही होगी ना, और मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसमें होती ही होती है। देखिए जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट इसमें आएगा, उतना ही ज़्यादा लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। प्लस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी पब्लिक जो है इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करती है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ देयर कंट्री। जितने भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल क्या होता है, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना पर्पस नहीं होता, वहाँ पे होता है पब्लिक वेलफेयर। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, ये मेनली पब्लिक सेक्टर का वर्क होता है। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, लाइक आपका जो बेल इंडस्ट्री है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, ऐसे ही आपकी जैसे BSNL है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर में बनी हुई है, जो गवर्नमेंट की साइड से बनी है। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, ये लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस अब जितने ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो मीन्स क्या होगा, लोगों के पास इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो मीन्स पॉवर्टी जो है, यानी कि एक साथ बट स्लोली स्लोली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग थर्ड में हमारे साथ क्या करती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इट एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपेंड करती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है कंट्री के अंदर, बिकॉज एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उतनी ही क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो मीन्स क्या होगा, हम उसको फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आएगा ही आएगा, फॉरेन करेंसी कंट्री में आएगी, जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के हम इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स हायर वैल्यू ऑफ गुड्स टू अ कंट्री। ओके, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, ये क्या कंट्रीज ये क्या करती है, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की वाइड रेंज हमारी कंट्री के अंदर है। सो दोज कंट्रीज जो रॉ मटेरियल को हायर वैल्यू प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, जो किसी भी रॉ मटेरियल को जो फर्निश्ड गुड है, फिनिश्ड गुड है, उसमें अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होती है, क्योंकि जो आपकी फाइनल जो गुड्स होती है, जो फिनिश्ड गुड होती है, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स की वैल्यू को बढ़ा देती हैं, जिससे कि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी भी जो है बहुत जल्दी जो है एक्सपेंड होना, बहुत जल्दी जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ओके, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्या है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। मीन्स क्या हुआ इस लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जस्ट सिंपल लाइन है बट इससे क्वेश्चन आता है, या एक क्वेश्चन आता है दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव्स हैंड इन हैंड। ओके, मीन्स साथ के साथ साथ चलते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हाउ, जस्टिफाई इट, आपको बताना है। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपको ये जो लाइन है ये लर्न रखनी है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर
interdependent and interrelated with each other. They are not exclusive. मीन्स क्या है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है. अलग कैसे नहीं है? Look, एग्रीकल्चर में हमारे क्या बनते हैं? एग्रीकल्चर से हमें क्रॉप्स मिलती हैं. एग्रीकल्चर से कौन कौन सी क्रॉप मिलती है? लाइक वीट मिलता है, राइस मिलता है, कॉटन मिलता है, शुगर केन मिलता है, टी मिलता है. ठीक है. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक साइड रख के चलिए. सेकंड साइड आप सोचिए, आप लोगों ने देखा होगा बेकरीज होती है. ठीक है. राइस मिल्स होती है, शुगर मिल्स होती है, टी इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है. ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. तो ये इंडस्ट्री क्यों बनी? आपने ठीक है एक रफ स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, आपने फैक्ट्री बना दी, मशीन्स रख दी, हर एक चीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश है. ठीक है. बट वो इंडस्ट्री रन कैसे करेगी जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा? और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा शुगर इंडस्ट्री को, शुगर मिल को? एग्रीकल्चर से. कॉटन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से. टी इंडस्ट्री को कहाँ से मिलेगा? टी यानी एग्रीकल्चर से. मीन्स क्या हुआ? इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. ओके, आपको लाइन अच्छी से क्लियर हुई कि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एग्रीकल्चर की ज़रूरत है. यानी कि हमें एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड होना पड़ता है. अब मीन्स क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ने तो एहसान कर दिया इंडस्ट्री पे, क्योंकि बिना एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के तो इंडस्ट्री रन ही नहीं कर सकती. बट इंडस्ट्रीज भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल जो हमारी कंट्री में इतनी एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं वो तो वेस्ट हो जाएंगे ना. एग्रीकल्चर क्या करता है? जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल आपको मिलेंगे वो सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. ठीक है. मीन्स क्या हुआ? इंडस्ट्रीज़ जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं. अब एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हाउ? सो फर्स्ट तो यही रीज़न है कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को हमें क्या करना है, जितने भी एक्सेस में हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, सो दैट उसकी हायर वैल्यू मिले प्लस उसके अच्छे प्रोडक्ट बने. सेकेंडली, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें डॉज चाहिए, हमें ट्रैक्टर्स चाहिए, हमें कंबाइन चाहिए, हमें थ्रेशर चाहिए. बहुत सारी मशीन्स की, बहुत सारे टूल्स की हमें नीड होती है. और वो टूल्स कहाँ बनते हैं? वो टूल्स बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में. मीन्स क्या हुआ? एग्रीकल्चर करने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए वो हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, और इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है. ओके. सो that's why agriculture and industries are not exclusive of each other. They are interdependent and interrelated with each other. They moves hand in hand. ठीक है. क्लियर हुआ? ये पूरा आपको एक्सप्लेन करा, जितनी भी हमारी ये पॉइंट्स हैं जिसमें आप डिपेंडेंसी दिखा सकते हो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की एक दूसरे पे. वो एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन ऐड यू कैन डू. अब देखिए, चैलेंजेस गिवन बाय ग्लोबलाइजेशन. अब ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ओके. बट अब इससे क्या होता है? एक चैलेंज भी आता है. इंडस्ट्री डजेंट मीन कि ठीक है हमने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी हमने गुड जो है प्रोड्यूस कर दी एंड हमारा वर्क हो गया. नो. जब आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, कोई फाइनल गुड कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की भी होनी चाहिए. मीन्स जो आपके इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर भी वो खरे उतरने चाहिए. और जब आप किसी क्वालिटी वाइज जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें आप बनाओगे तो उससे क्या होता है, जब आप उसको बनाओगे और फॉरेन कंट्रीज़ में आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, अगर आपके बनाए हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, ओनली एट दैट टाइम दे विल बी एक्सेप्टेबल और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, आपका ट्रेड बढ़ेगा. बट अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे वो प्रोडक्ट, तो क्या होगा? तो मीन्स आपका जो ट्रेड होगा वो एक्सपेंड हो ही नहीं पाएगा. मीन्स जो ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है, जो एक्सचेंज होता है वन कंट्री का अनदर कंट्री से, जो ग्लोबलाइजेशन है, ये हमें चैलेंज भी प्रोवाइड करती है. किस टाइप के चैलेंज? दैट वी हैव टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी वाइज बेस्ट हो, सो दैट अगर हमें किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट को लेके अगर कॉम्पीट भी करना पड़े तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट से डिफीट ना हो. मीन्स हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी प्रोडक्ट से अच्छी हो. ये हर एक कंट्री ट्राई करती है कि उनकी इंडस्ट्रीज़ में ऐसी प्रोडक्ट बने जो क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छी हो.
ठीक है. So student, this is part 1 of our chapter number 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, why you can justify the statement that agriculture and industries moves hand in hand. Okay, so these all are the very important question according to 3 mark. You have to prepare these questions in a correct and in a proper format, and if you have any problem then you can consult with me. Till then, keep learning, keep connecting. Goodbye.